तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के रिलेटेड। अब और नए क्वेश्चन देखते हैं अगले आने वाले पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी लगे रहो और अपनी लर्निंग को बढ़ाते रहो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको यहां पर दिख ही रहा होगा, इन केस ऑफ बिड्स इन टू एनवेलप सिस्टम द करेक्ट ऑप्शन इज। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आफ्टरनून सेशन के अंदर पूछा गया था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब यहाँ पर ये भी बिड से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। बिड के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आईआईटी बॉम्बे ने पूछ लिए जो सिलेबस में मेंशन नहीं थे, फिर भी पूछ लिए। खैर, अब आ गए हैं तो इसके बारे में कंसेप्ट देख ही लेते हैं। तो टू एनवेलप सिस्टम के अंदर बिड जो होती है उसमें से कौन सा सबसे पहले ओपन किया जाएगा, ठीक है। ओपन करने के ऊपर क्वेश्चन, कौन सा सबसे पहले आपको ओपन किया जाना है, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन लिखा है, लेकिन सारे ऑप्शन ओपन के ऊपर है, सबमिट के ऊपर नहीं है, ठीक है। सबमिट की बात करें तो बिडर सबमिट टू सील्ड एनवेलप साइमल्टेनियसली। सबमिट तो साइमल्टेनियसली यानी एक साथ ही करेगा, ठीक है। सबमिशन की बात यहाँ पर नहीं है, हमें सारे ऑप्शन के अंदर ओपन के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो दो सबमिशन होते हैं, ऑब्वियस बात है, जो दोनों साथ में करेगा। एक तो होता है टेक्निकल सबमिशन और एक तो होता है फाइनेंशियल सबमिशन। टेक्निकल सबमिशन बोल दो या प्राइस प्रपोजल बोल दो, दोनों बात एक ही है। एनक्लोज टुगेदर इन एन आउटर सिंगल एनवेलप इनिशियली ओनली टेक्निकल प्रपोजल आर ओपन। यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ओनली टेक्निकल प्रपोजल्स आर ओपन एट द डेट एंड टाइम एडवाइज इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले कौन सा खुलता है भाई? सबसे पहले टेक्निकल खुलता है, ठीक है। तो सबसे पहले टेक्निकल खुलता है, तो टेक्निकल इज करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। टेक्निकल बिड इज ओपन फर्स्ट। ओपन की बात हो रही है, सबमिशन की बात नहीं है। तो टेक्निकल बिड जो है वो पहले खोली जाएंगी, उसके बाद उसकी फाइनेंशियल बिड खोली जाएंगी। साइमल्टेनियसली वाला भी गलत है, फाइनेंशियल बिड पहले नहीं, ये टेक्निकली होती है। और ये मतलब इसमें से कोई भी एक ओपन कर सकते, ये भी बात गलत है। हमें जरूरी जो है वो है टेक्निकल बिड ही पहले ओपन करनी पड़ेगी। काफी बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन वही बात है, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस। तो यहाँ पर इसको समझ में आने वाली कोई बात यहाँ है ही नहीं, जो फैक्ट है उसी के बेस पर है कि टू एनवलप सिस्टम के अंदर जब बीड होती है तो पहले टेक्निकल बीड ओपन की जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बढ़िया मजेदार है, ठीक है। क्वेश्चन जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये भी फोरनून सेशन के अंदर जो क्वेश्चन आया था उसके जैसा ही आफ्टरनून सेशन के अंदर भी पूछा गया कि एक्टिविटीज सारी दी हुई है, लेकिन एक्टिविटीज का नेटवर्क डायग्राम नहीं दिया गया। एक्टिविटीज जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, वो बताई गई है, उसका नेटवर्क डायग्राम हमें ढूंढना है। फोरनून सेशन के अंदर जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था उसके अंदर हमें टोटल फ्लोट ऑफ एक्टिविटी वी निकालना था। आफ्टरनून सेशन के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अंदर हमें टोटल टाइम निकालना है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम निकालना है, ठीक है। अब दोनों के अंदर प्रोसीजर तो सेम ही होती है, दोनों के अंदर प्रोसीजर तो सेम ही होती है, बस थोड़ा सा वहां पर टोटल फ्लोट निकालना था। यहाँ पर एक बार हम नेटवर्क डायग्राम बना देंगे, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट कंप्लीशन टाइम हमें आसानी से मिल जाएगा, धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे तो। चलो, तो अब यहाँ पर बनाते हैं नेटवर्क डायग्राम। एक्टिविटी ए जो है वो सबसे पहली है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो एक्टिविटी ए को हमने यहाँ पर बना लिया, ए हो गई एक्टिविटी ए। उसके बाद है हमारे पास एक्टिविटी बी एंड सी, जो दोनों किसके ऊपर डिपेंडेंट है? जो दोनों ए के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मैं कैसे भी बना सकता हूँ, नेटवर्क डायग्राम की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। अभी मेरा मन हो रहा है कि मैं बी को यहाँ पर बनाऊं, अगर कुछ गलत लगेगा तो मिटा भी सकते हैं। आपको पता ही होगा नेटवर्क डायग्राम में थोड़ा मिटाना भी पड़ता है कभी कभी, अगर कुछ गलत ड्रॉ हो जाता है तो। कि शुरुआत से हमें नहीं पता होता ना, शुरुआत से नहीं पता होता। इसको मैं और थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि मुझे नेटवर्क डायग्राम एकदम क्लियर चाहिए, एकदम क्लियर होगा तभी मजा आएगा। तो यहाँ पर ये हो गया, चलो ये हो गया हमारा सी, जो ये भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ए के ऊपर डिपेंडेंट है। ये भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ए के ऊपर डिपेंडेंट। उसके बाद आगे क्या करेंगे? आगे हमारे पास है डी, जो कि बी के ऊपर डिपेंडेंट है, और ई और एफ दोनों सी के ऊपर डिपेंडेंट है। ओहो, ई और एफ दोनों सी के ऊपर। पहले डी का तो खत्म कर लेते हैं। तो डी जो है वो सिंपली जो है वो बी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो डी हमने रख दिया। अब आगे एक बात आपने देखी, यहाँ पर और आगे देखो तो डी और ई के ऊपर भी एक एक्टिविटी डिपेंडेंट है, डी और ई। तो मुझे ई कुछ ऐसा बनाना चाहिए, ई कुछ ऐसा बनाना चाहिए ताकि
डी और ई एक साथ एक ही नोड में आ जाए और बाद में उसके आगे मैं जी बना दूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या बनाता हूँ, ई बना लेता हूँ। ठीक है, ये एक्टिविटी को मैं ई बना लेता हूँ। तो अब डी और ई एक साथ आ गए और उसके आगे वाली जो है वो उसके ऊपर कौन से, डी और ई के ऊपर डिपेंडेंट होगी यानी जी। लेकिन उससे पहले अभी मेरा एफ बनाना बाकी है। एफ मैं कैसे बनाऊंगा, अच्छा एफ के बाद जी भी, एफ और जी के ऊपर डिपेंडेंट है एच, तो पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, जी ही बना लेता हूँ। ठीक है, जी का तो खत्म हो गया कि जो डी और ई के ऊपर डिपेंडेंट है, ये हो गया मेरा जी। ये थोड़ा नेटवर्क डायग्राम थोड़ा टफ वाला है, मॉर्निंग सेशन का काफी आसान वाला है। तो अब एफ और जी, एफ अभी भी मेरा बाकी है जो सी के ऊपर डिपेंडेंट है। एफ और जी के ऊपर कौन डिपेंडेंट है, एफ और जी के ऊपर डिपेंडेंट है हमारा एच। तो यहां पर मैं एच बना लेता हूं, यहां पर मैं एच बना लेता हूं। ठीक है, यहाँ पर मैं एच बना लेता हूँ और एफ को मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गया एफ। ठीक है, डायरेक्टली भी एरो खींच सकते हैं और ऐसा भी एरो खींच सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एफ हो गया। उसके बाद क्या हुआ, अब ए बी सी डी ई एफ जी, जी में से निकला नहीं, वो नहीं करना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच है, एच के बाद आएगा के, के है और के जो है बी के ऊपर डिपेंड है, बहुत पीछे जाना पड़ेगा। और लास्ट एक्टिविटी जो है वो जी और के ऊपर डिपेंडेंट, लास्ट एक्टिविटी जो है वो जी और के ऊपर। तो पहले तो मैं के बना लेता हूं, ये मान लो कि मेरा के हो गया, ये मान लो कि मेरा हो गया के। और लास्ट एक्टिविटी मान लो कि ये वाली लास्ट एक्टिविटी है जिसका नाम क्या है एल, लेकिन ये जी और के ऊपर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर मुझे डमी एक्टिविटी बनानी पड़ेगी। डमी एक्टिविटी बना देता हूँ, ये हो गई हमारी डमी एक्टिविटी। ठीक है, डमी एक्टिविटी हो गई। चलो खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। थोड़ा सा और बहुत सारी पॉसिबिलिटी, जैसा कि मैं बोलता हूँ कि नेटवर्क डायग्राम हम बहुत सारे पॉसिबल तरीकों से बना सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस इतना है कि आपको मास्टरी होनी चाहिए कि आप सही डायग्राम ड्रॉ करो, आप सही डायग्राम ड्रॉ करो, उसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए। चलो, तो अब क्या करेंगे, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मुझे लगता है सही हो गई है कि ए जो है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बी जो है वो ए के ऊपर डिपेंडेंट है और सी जो है वो ए के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके बाद डी जो है वो बी के ऊपर डिपेंडेंट है, सही है, डी जो है वो बी के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके बाद ई जो है वो सी के ऊपर डिपेंडेंट है, हाँ वो भी दिख रहा है। एफ जो है वो भी सी के ऊपर डिपेंडेंट है, वो भी दिख रहा है। उसके बाद जी जो है वो एफ और डी के ऊपर, हाँ एफ और ई के ऊपर डिपेंड है, हाँ ये ई और डी के ऊपर, ई और डी के ऊपर जी 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 डिपेंडेंट है। उसके बाद एच है हमारे पास, एच जो है वो एफ और जी के ऊपर डिपेंडेंट है, ये भी सही है। उसके बाद के हमारे पास है, के बी के ऊपर डिपेंडेंट, ये भी सही है। उसके बाद एल जो है वो जी और के मतलब सही, सारी चीजें ऑलमोस्ट सही की है। ठीक है, सारी चीजें हमने सही की है। अब बात करते हैं टाइमिंग की। टाइमिंग इसका है 6 डेज, इसका बी के पास हमारे पास 10 डेज है। और उसके बाद सी का कितना है, सी का हमारे पास है 14 डेज, तो यहाँ पर लिख देते 14। डी के हमारे पास टाइमिंग है 8 डेज, बी का 8 डेज। ई का हमारे पास है 12 डेज, तो यहाँ पर लिख देते 12 डेज। एफ का हमारे पास है 8 डेज, 8 डेज। जी का कितना है टाइमिंग, 16 डेज, 16 डेज। एच का है हमारे पास 8 डेज, तो 8 डेज। उसके बाद के का है 2 डेज, तो 2 डेज। और एल का है 5 डेज, तो यहाँ नीचे 5 लिख। चलो इतना हो गया। अब हम ले लेते हैं डार्क रेड कलर ले लेते। तो अब धीरे धीरे आगे बढ़ना है भाई, जीरो से आगे बढ़ेंगे, जीरो से प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम ही निकालना है, तो जीरो से आगे बढ़ते हैं। यार ये तो दिख नहीं रहा। ये वाला कलर। तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम निकलना है, ये तो हमारा हो गया जीरो। जीरो से आगे बढ़ेंगे 6 दिन, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। 6 के आगे यहाँ पर बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, और कोई तो नहीं आ रहा ना, हाँ तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। 6 और 14, 6 एंड 14 हो जाएंगे 20। और 20 के बाद ये इसके अंदर कौन कौन एरो आ रहा है, जी के अंदर तो बहुत सारा आ रहा है, 8 के अंदर भी, यानी डी एक्टिविटी के बाद ये वाले नोड के अंदर भी 2 एरो आ रहे हैं, एक तो 20 और 12 वाला और एक तो 16 और 8 वाला। तो ऑब्वियस बात है कि 20 और 12 वाला बड़ा होगा, तो 30 और 2 32 हो जाएगा, 32। यहाँ पर 32 हो जाएंगे। 32 के बाद अब यहाँ पर के की बात कर ले तो ये वाले नोड में तो सिर्फ एक के ही आ रहा है, तो 16 + 2 यहाँ पर तो 18 हो जाएंगे। ठीक है ना, 16 + 2 18 ही हो जाएगा यहाँ पर।
और यहाँ पर आगे अगर हम बात करें तो अब फाइनल एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 20 और 8 एक नोड यहाँ पर आएगा और एक तो होगा 32 और 16 32 एंड 16। तो 32 एंड 16 वाला सबसे बड़ा होगा। सो 32 एंड 16 तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 48। तो यहाँ पर आ जाएगा 48। ठीक है 48। अब 48 के बाद एक तो +8 कर देगा, यहाँ पहुंच सकते हैं, और 18 और 5 ये तो बहुत छोटा पड़ जाएगा। तो दो ही ऑप्शन है ना, यहाँ पर दो ही ऑप्शन है इस नोड पे। तो 48 + 8 कर देते हैं। तो 48 + 8 8 और 8 16 और ये हो जाएगा 56। तो यहाँ पर 56 डेज आ जाएगा। प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इज 56 डेज। प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इज 56 डेज। यहाँ पर खत्म हुआ प्रोजेक्ट कब हुआ, मैक्सिमम कब खत्म हुआ, 56 डेज में। तो 56 डेज इज करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन था, एक बार आपका नेटवर्क बन गया फिर तो बस आगे ही प्रोग्रेस करना है, आगे ही बढ़ते जाना है और कुछ नया नहीं करना। तो 56 डेज इज करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आपको यहाँ पर पुट करना था 56। ठीक है, इंटीजर के अंदर मांगा है, इन डेज इन इंटीजर। ऑब्वियस बात है कि सारे ये डेज के अंदर है, तो ये भी डेज के अंदर ही हमारा आंसर आएगा। तो 56 यहाँ अगर पुट कर दे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं अगर आप आफ्टरनून सेशन के अंदर है तो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैं मिटा रहा हूँ उस बढ़िया से नेटवर्क डायग्राम को, क्योंकि आगे भी तो बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं तो आगे क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है। आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया था, इजी है, इतना कुछ टफ नहीं है। लेकिन वही बात है ना मेन, कि पहले से बताना चाहिए क्या था कि भैया इससे भी क्वेश्चन पूछेंगे हम। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, एन इक्विपमेंट हैज बीन परचेज एट एन इनिशियल कॉस्ट ऑफ 16,000। तो यहाँ पर सी आई हमारा हो जाएगा 16,000। चलो सी आई हो गया 16,000 एंड एस्टिमेटेड एंड हैज एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू बोल दो, स्क्रैप वैल्यू बोलो या सैल्वेज वैल्यू बोलो, दोनों एक ही बात है। कितना है 10,000, नहीं ये तो 1,60,000 है ना, यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा देते तो ये हो जाएगा 1,60,000 1,60,000। और स्क्रैप वैल्यू कितनी है, वही मैं सोचू इतना कम कितना घटा, 6,000 रुपये तो नहीं घटेगा, ऑब्वियस बात है। तो वो 1,60,000 है, 1,60,000। और यहाँ पर जो घट कर 10,000 रुपये हो जाएगा जब उसकी पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी। यूटिलिटी लाइफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, यूटिलिटी लाइफ बोलते हैं, कि जिसके अंदर वो मैक्सिमम यूज किया जा सकता है। तो कितना है वो, द इक्विपमेंट हैज एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। तो यूटिलिटी लाइफ जो है वो इसकी है 5 ईयर्स। तो n इज इक्वल टू 5 ईयर्स, n इज इक्वल टू 5 ईयर्स। द डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यूज इन इंटीजर, यहाँ भी इंटीजर के अंदर आंसर देना है भाई, यहाँ भी इंटीजर के अंदर आंसर देना है। और आंसर देखते हैं इंटीजर में आता है किस में आता है। obtained at the end of 4th year, at the end of 4th year using straight line method and sum of years digit method of depreciation is। चलो बताना है स्ट्रेट लाइन मेथड से और सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड से कितना आता है। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड बहुत आसान है, उससे कर लेते हैं। फिर देखते हैं कि सम ऑफ डिजिट ईयर मेथड, वो भी आसान ही है, उसमें भी कुछ लेने का नहीं है। बस इतना है कि उसके अंदर जो डिक्रीज होता है, वो डिक्रीज जो होता है वो डिक्रीजिंग रेट पर होता है। और यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है उसके अंदर जो डिक्रीज होता है वो कांस्टेंट होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड हर साल में कुछ ना कुछ वैल्यू गिरेगी, वो कांस्टेंट वैल्यू गिरेगी। स्ट्रेट लाइन मेथड यानी कि यहाँ पर स्लोप स्ट्रेट है, इसीलिए तो इसको स्ट्रेट लाइन मेथड बोला जाता है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। स्ट्रेट लाइन के बुक वैल्यू जो है bm आफ्टर एम ईयर बुक वैल्यू जो होगी bm इज इक्वल टू सी आई माइनस m मल्टीप्लाई बाई सी आई माइनस सी एस, ठीक है, माइनस सी एस डिवाइड बाई n। ये हमारा हो जाएगा स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग आफ्टर एम ईयर बुक वैल्यू इतनी होगी। अब ये कितना निकालना है, आफ्टर 4 ईयर है ना, 4 साल के बाद निकालना है। आफ्टर 4 ईयर्स B4 बाई स्ट्रेट लाइन मेथड विल बी इक्वल टू 1,60,000 माइनस m हमारा कितना है, m यहाँ पर हो जाएगा 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाई सी आई हमारा कितना है 1,60,000, 1,60,000 माइनस
10,000 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू कितना आ रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड से B4, यानी कि बुक वैल्यू आफ्टर 4 ईयर। तो आप फटाफट से कैलकुलेट करो, मैं भी अभी कैलकुलेट करता हूँ। 1,60,000 माइनस 10,000, ऑब्वियस बात है कि वो तो 1,50,000 ही होगा। उसको 4 डिवाइड बाई 5 करना है और माइनस कर देना है और 1,60,000 करना है। तो ये 40,000 40,000 रुपीज आ रहा है। कितना आ रहा है? 40,000 रुपीज। हम भी IIT बॉम्बे ने जो सिंबल इस्तेमाल किया है वही करते हैं, रुपीज का। तो बुक वैल्यू स्ट्रेट लाइन मेथड से कितनी आ गई? B4, यानी कि 40,000 रुपीज आ गई। अब हमें असली मेथड की तरफ बढ़ना है, जो है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। इसके अंदर क्या होता है भाई? हर साल का अलग अलग होता है। इसके अंदर हर साल का अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। हाँ, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, ये सारी मेड इजी वगैरह की बुक में भी या IAS मास्टर बुक में भी जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर? हमारा इंजीनियरिंग इकोनॉमी वाला, उसके अंदर दिया ही हुआ है। वहां पर सारी मेथड दी हुई है, इसके अलावा भी और बहुत सारी मेथड है। तो सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर जो डिक्रीज होता है वो डिक्रीजिंग रेट पर डिक्रीज होता है। तो आपको यहाँ पर हर साल का निकालना पड़ेगा, हर साल का यहाँ पर निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिक जो डेटा है वो तो यहाँ पर सेम ही लेने वाला है। ये जो बेसिक डेटा है ये तो यहाँ पर सेम ही लेने वाला है, बट थोड़ा सा यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो है वो हर साल का अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है DM इज इक्वल टू सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो है हमारे पास CI माइनस CS मल्टीप्लाई बाई N माइनस M प्लस 1 डिवाइड बाई N मल्टीप्लाई बाई N प्लस 1 डिवाइड बाई 2। बढ़िया फॉर्मूला है। ठीक है, बढ़िया फॉर्मूला है। ये तो डेप्रिसिएशन का है, और बुक वैल्यू जो है वो हर साल की अलग अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी, हर साल की अलग अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी बुक वैल्यू। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले साल तो ऑब्वियस बात है कि इनिशियल वैल्यू 1,60,000 थी, तो पहले साल का डेप्रीशिएशन D1 इज इक्वल टू CI हमारा कितना है? 1,60,000। ठीक है, अभी भी मैं 16,000 ही लिखा हूँ, यहाँ पर एक और जीरो मोड़ देता हूँ। 1,60,000 माइनस CS हमारा है 10,000 मल्टीप्लाई बाई N हमारा कितना है? 5। M हमारा कितना है? पहले ही साल का है तो -1 और +1 नीचे करना है, डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 1 6 डिवाइड बाई 2। तो पहले साल का डिप्रिशिएशन आ जाता है भाई, कैलकुलेट करना पड़ेगा 1,50,000, उधर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, -1 और +1, तो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई ऊपर 4 और नीचे कितना? ऊपर 5 बचेगा। ठीक है, ये 1 और ये 1 तो वैसे ही कैंसिल हो जाने वाला है। ठीक है, ऊपर 5 बचेगा और नीचे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो नीचे 15 और ऊपर 5, तो कितना आ रहा है? 50,000। 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 15, 50,000 रुपीज। तो डेप्रीशिएशन ये तो आया 50,000 रुपीज। कितना आया? 50,000 रुपीज का डेप्रीशिएशन आया पहले साल। तो बुक वैल्यू कितनी होगी? अरे बुक वैल्यू B1 इज इक्वल टू CI माइनस D1 इज इक्वल टू 1,60,000 माइनस 50,000। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि 1,10,000 रुपए बचने वाले हैं। एक साल के बाद वो जो इक्विपमेंट खरीदा गया था उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1,10,000 रुपए एक साल के बाद। सिमिलरली D2 कितना होगा? D2 विल बी अगेन, ये तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, 1,50,000 कांस्टेंट ही रहने वाला है, 1,50,000 कांस्टेंट ही रहने वाला है। उसके बाद n की वैल्यू भी कांस्टेंट ही रहने वाली है। तो 5 -2 + 1 -2 + 1, तो -1 और 5 -1 कितना हो जाएगा? 4। और नीचे जो है ये तो कांस्टेंट ही टर्म है, कितनी? n मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये भी कितनी हमेशा आएगी? 15 आएगी। तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 15। तो कितना आ जाएगा ये?
अरे ये कितना आ जाएगा, फटाफट से कैलकुलेट करो। और 40,000 के आसपास आएगा, 40,000 रुपीज। तो B2 कितना हो जाएगा, B2 इज नथिंग बट B1, यानी बुक वैल्यू आफ्टर 2 years इज इक्वल टू बुक वैल्यू आफ्टर 1 year माइनस D2। तो ये हो जाएगा 1,10,000 माइनस 40,000। तो ये आ जाएगा आपका कितना, आप कैलकुलेट कर लो या जल्दी से, मैं भी कर लेता हूँ। 70,000 आ जाएगा, 1,10,000 माइनस 40,000, हाँ 70,000, 70,000 रुपीज, 70,000 रुपीज आ जाएंगे। उसके बाद अब सिमिलरली हमें B3 भी निकालना है, और क्या निकालना है, और B4 भी निकालना है, ठीक है। तो सिमिलरली आप कैलकुलेट करते जाओ। यार मैं ही यहाँ पर कैलकुलेट कर देता हूँ, एक काम करो, थोड़ी सी जगह की नीड है हमें, थोड़ी सी प्लेस की नीड है। तो थोड़ी सी प्लेस हमें कहाँ मिलेगी, यहाँ पर साइड पर कर देता हूँ, ठीक है। साइड पर यहाँ पर मैं कर देता हूँ, इरेजर लेना पड़ा। और ये B4 स्ट्रेट लाइन मेथड से याद रखना 40,000 आया था, B4 स्ट्रेट लाइन मेथड से 40,000 आया था, ये याद रख लेना, ठीक है। या तो वीडियो को, आप वीडियो ही देख रहे हो तो पीछे भी करके देख सकते हो आप। तो चलो, तो ये हमने यहाँ पर मिटा दिया, और स्ट्रेट लाइन मेथड से हमारा B4 कितना था, 40,000। अब यहाँ पर B2 तक तो हम पहुँच गए हैं, इसी तरीके से B4 तक पहुँचना है, लेकिन उससे पहले D3 निकाल लेते हैं। D3 विल बी 1,50,000, 50,000 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर क्या होगा, 3 डिवाइड बाई 15 हो जाएगा। यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर m की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर m की वैल्यू जो होगी वो होगी हमारी 3, m की वैल्यू यहाँ पर होगी 3। तो यहाँ पर डेप्रिशिएशन आफ्टर 3 ईयर कितना हो जाएगा, D3 इज इक्वल टू, एक कितना 30,000 हो जाएगा ना, 30,000, ठीक है। डेप्रिशिएशन 30,000 है। बुक वैल्यू आफ्टर 3 ईयर विल बी इक्वल टू D3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, B2 माइनस D3। सो B2 हमारा कितना था, 70,000, और D3 हमारा कितना है, 30,000। ये है 70,000 और 30,000, ठीक है। 30,000, तो बचा हमारा कितना, 40,000। अब सिमिलरली D4 हमारा कितना हो जाएगा, अब तो आप आसानी से गैस कर सकते हो, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 15 होगा, यानी कि D4 हमारा आ जाएगा 20,000। तो बुक वैल्यू आफ्टर 4 ईयर विल बी B4 एंड इट इज इक्वल टू B3 माइनस D4 इज इक्वल टू 40,000। 40K माइनस 20K कितना होता है, 20,000 हो जाता है। 20K, 20,000 हो गया। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्लाइड भी सारी खत्म हो गई, स्लाइड भी हमारी सारी खत्म हो गई। तो इसी को ही क्लियर कर देते हैं, इसी को ही क्लियर कर देते हैं। तो बुक वैल्यू जो हमें मिली, बुक वैल्यू जो मिली स्ट्रेट लाइन मेथड से कितनी मिली, स्ट्रेट लाइन मेथड से बुक वैल्यू B4 मिली हमें 40,000। एंड हमारे पास जो दूसरी मेथड थी सम ऑफ द इयर्स डिजिट मेथड, उससे B4 कितनी मिली, 20,000। तो इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है ये आपको बताना था, इन दोनों B4 के बीच में कितना डिफरेंस है ये बताना था। ये जो हमारी मेथड थी कौन सी थी, ये 40,000 कौन सी मेथड से आया था भाई, 40,000 मेथड से आया था, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। और ये जो आया था 20,000, ये कौन से मेथड से आया था, ये आया था सम ऑफ द इयर्स डिजिट मेथड। मुझे पता है 99% लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं होगा, जो गेट वाले है वो, बट पूछा गया था गेट 2020 में, 21 में, गेट 2021 में पूछा गया था। तो आपको ध्यान देना चाहिए। तो डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस इज इक्वल टू 40,000 माइनस 20,000, यानी कि 20,000 का डिफरेंस होगा। इन इंटीजर में आपको वहां पर 20 पुट करना था, और रुपीज में तो आ ही रहा है।
तो 20 वहां पर पुट करना था तो आपका सही आंसर माना जाता। 20 वहां पर आपको पुट करना था तो सही आंसर आपका माना जाता। आगे देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं। कौन सा है हमारा क्वेश्चन? हाँ, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला हमारा क्वेश्चन है। फोर्थ ईयर यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सम ऑफ ईयर इन इंटीजर, यानी 20,000 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं।